नमस्कार, स्वागत, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर स्वागत है, जहां पर एनालिसिस होता है द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स का। और जो होता है बिल्कुल फ्री। आप मेरा लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इसे यहां आसानी के साथ देख सकते हैं सुबह 9 बजे। चलिए शुरू करें बच्चों, गुड मॉर्निंग के साथ आज की चर्चा। और आज की चर्चा में सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है, लेकिन इस टॉपिक पे जाऊं उससे पहले दो क्वेश्चन आपके सामने, या बहुत सारे क्वेश्चन एक बार लिख दूं जिससे कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और जैसे आपने देखा होगा 2016 में 2016 में एक प्रश्न आया था, 2017 में भी आया था और इसके पहले भी बहुत बार आया है। 2016 में प्रश्न आया था कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट्स इंडेंजर्ड। यानी अगर विकास लैंगिक नहीं होगा तो विकास संकटग्रस्त होगा। यानी अगर विकास में महिलाओं की भागीदारी बराबरी की नहीं होगी तो ऐसा विकास अच्छा विकास नहीं होगा। इस विषय पर आपसे 2016 में निबंध पूछा गया। इसी प्रकार से 2017 में आपसे एक निबंध पूछा गया कि फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन, यानी नए युग की नारी की परिपूर्णता यथार्थ है या मिथक है। यानी जो 21st सेंचुरी की स्त्रियां हैं वो सशक्त हैं या सशक्त नहीं है। इस विषय पर यह दोनों चीजें दिखाई दे रही कि कई स्तरों पर वो सशक्त हो चुकी है और कई स्तरों पर वो सशक्त होने की प्रक्रिया में है। तो ये टॉपिक आपके सामने आज जो डिस्कशन में है ये वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के है। और वुमेन इंपावरमेंट आपको महत्वपूर्ण रूप से ना केवल ऐसे में, ये तो मैंने कुछ ऐसे का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे वुमेन इंपावरमेंट पर आपसे पूछे गए। यह इसके साथ जीएस पेपर 1 सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की भूमिका और जो भी महिलाओं से संबंधित संगठन है वह जीएस पेपर 1 सोसाइटी में आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पितृतंत्र, आपसे प्रश्न पूछा गया कि पितृतंत्र यानी पैट्रियार्की ने महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो आज हम उसी विषय को आपको समझाने जा रहे हैं इस टॉपिक के द्वारा। पितृतंत्र, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय महिलाओं तक पहुंच रहा है कि नहीं। संविधान की प्रस्तावना जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय की बातचीत की गई, क्या वो महिलाओं तक पहुंच रही। तो बहुत सारे टॉपिक हैं और ये इनडायरेक्टली समावेशी विकास के साथ भी ये टॉपिक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे जुड़ा हुआ है अब उसकी एक वानगी आपके सामने रखता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से ही आप हो या हम हो, हम सबको ये सिखाया गया, हम भी अपनी अगली जनरेशन को ये सिखाते हैं कि काम बराबरी का होना चाहिए। बराबरी मतलब पुरुष और महिला अगर एक काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो काम दोनों को बराबरी से करना चाहिए, किसी को किसी पर वरीयता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या बराबरी का मतलब यह है कि सबके शरीर, अनुभव और जरूरतें भी एक जैसी हों? मुझे आप बताएं, क्या मेल और फीमेल का जो शरीर होता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो नीड्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं? यही प्रश्न उठा जब कर्नाटक सरकार ने सभी महिला कर्मचारियों को, सभी मतलब सभी, जरा ध्यान से समझिएगा, सभी मतलब सभी, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं वो भी, यानी कर्नाटक सरकार ने सभी महिला कर्मचारियों को, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, हर महीने एक दिन पेड मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है। मेंसुरेशन लीव मिल रही है महिलाओं को, मेरे प्यारे बच्चों। अब जब ये एक्शन उठा तो स्वाभाविक इसके अलग अलग मायने हैं, बट जब यूपीएससी का एस्पिरेंट इसको देखता है तो उसके लिए इसके क्या मायने निकल करके आते हैं, या स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट है उसके लिए इसके क्या मायने निकल करके आते हैं, वही आज की चर्चा है। यह कदम भारत में लैंगिक समानता,
जेंडर इक्वलिटी और वुमेन्स हेल्थ राइट, महिला स्वास्थ्य अधिकार की दिशा में एक बड़ी पहल। इसीलिए आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1, 2 गवर्नेंस, इकोनॉमी, ऑब्वियस है इन सब के साथ जुड़ जाता है, समावेशी विकास के साथ भी जुड़ जाता है। बट यहां आर्टिकल में जो प्रश्न उठाया गया है, यह तो मैंने पूरी घटना आपको बता दी और इसी इतने से आपका टॉपिक भी खत्म हो जाता है। लेकिन आर्टिकल में जो प्रश्न उठाया गया, जिस पर बहुत बढ़िया सा कंटेंट अभी आपको रोज ही मिलता है इन डिटेल, और तो जो प्रश्न उठाया गया है, क्या ये इस कदम को, यानी कर्नाटक सरकार के इस कदम को हम प्रगतिशील कदम माने, प्रोग्रेसिव है, या केवल एक प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक जेस्चर है, प्रतीकात्मक संकेतिक। भाई हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है बच्चों, एक सेकंड के लिए बच्चों, एक सेकंड। ठीक है, तो हम यह देख रहे थे कि क्या ये प्रगतिशील कदम है या प्रतीकात्मक संकेत है ये। अब इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक दिन का जो राहत है, लेकिन ये जो भी साइकिल होता है, ये साइकिल लगभग 5 दिन से 6 दिन तक का होता है, किसी किसी का 7 दिन का होता है। तो एक दिन देने से क्या महिलाओं की वह जो स्थिति है उसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अगर प्रगतिशील होता तो क्या 2 से 3 दिन जो प्रारंभिक समस्याएं होती हैं, अगर 2 से 3 दिन का होता, जो डॉक्टर भी कहते हैं, तब ज्यादा राहत होती, या ये केवल एक सांकेतिक कदम है? इस प्रकार की चीजें डिस्कशन में, लेकिन जितना आपने पढ़ा अब उसी के हिसाब से इसको हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे, और इस पर एक डिबेट भी आप सभी बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा। खासकर ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम जो संख्या होती है वो लड़कियों की होती है, क्योंकि ऑब्वियस है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बहुत ज्यादा बाहर जाके पढ़ने की, एंड सो ऑन। और जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो जॉब्स में होते हैं, वो इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो आप सबसे मेरा ये प्रश्न है, और लड़के भी इस प्रश्न का आंसर देंगे, कि आपको क्या लगता है कि ये एक दिन सफिशियंट है? एक बार आप लोग कमेंट करते चलिए, फिर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? चलें, एक बार आप लोग बताते चले कि क्या आप लोग मानते हैं सफिशिएंट है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग बातचीत करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत बारी चर्चा हो चुकी है। आप सब कमेंट करते चलिएगा, आप सबके हिसाब से केवल हाँ या नहीं सर नहीं, कितने दिन आपके हिसाब से होना चाहिए वो भी आपको बताना होगा, तब जाके मजा आएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, ये मैं स्टार्ट में इसीलिए पूरा डिस्कस कर देता हूं कि अब जो जिन बच्चों का प्रीलिम्स का एग्जाम आ गया है, यानी
2026 का प्रीलिम्स, वो केवल शुरुआती लेक्चर देखेंगे, उसके बाद केवल पीडीएफ का अध्ययन करेंगे। समझ रहे हैं ना, लोग चाहते हैं उनकी क्लास में ढेर सारे बच्चे रहें, लाइव रहें, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अपना काम करें और रिजल्ट करें। सबसे बड़ी जो नीड है समय की वो ये है, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूं, जिससे कि पीडीएफ में जो पीवाईक्यूज हैं या जो मतलब हम लोग मॉडल क्वेश्चन देते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, फैक्ट फटाफट देख लें एक बार सरसरी निगाह से, बाकी स्टार्टिंग का सुन लेंगे तो इतना डीप डिटेल में कर देता हूं कि अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं, अगर मेंस के पॉइंट आप भी उसे देखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, जितना मैंने बता दिया इसके बाद हर जगह इसका आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर चर्चा। फिर इसके बाद कल्याणकारी संरचना को पुनः तैयार करें। ये यहां पर जो हम वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय और गवर्नेंस में आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें वेलफेयर स्कीम यानी जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, उस पर आपसे प्रश्न पूछता है। यहां पर चर्चा है कि जो भारत की कल्याणकारी योजनाएं हैं, अब समय आ गया है कि उसकी हम पुनः रचना करें। और बहुत बार ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुका है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ हम जाएं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि हम किसी भी, जो भी इस दायरे में आएगा, ऑब्वियस है, जो पॉवर्टी के साथ कनेक्ट होगा किसी न किसी रूप में, जो आबादी, उसी को यह लाभ मिलेगा। यानी एक इनकम, जैसे कुछ महीने का 6,000, 8,000, 10,000, जो कुछ भी, वो उनके अकाउंट में चला जाए और फिर उसके वह अपने हिसाब से चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, उसमें अपनी भागीदारी कर सके और उसके माध्यम से स्वयं सशक्त होकर के देश को भी सशक्त कर सके। तो यूबीआई पर चर्चा है कि कल्याणकारी संरचना को पुनः तैयार करें, केंद्र में यूबीआई लेकर के आए, और यूबीआई लाने के पीछे बहुत सारे तर्क भी हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान में रख करके हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। देखो, अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो भी ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी, अगर आपसे पूछे कि भाई वेलफेयर स्कीम होने के बाद भी आज भारत में सामाजिक न्याय एक बड़ा चैलेंज है, इसके लिए कुछ नवाचारी उपाय बताइए, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर विचार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो अभी मैं आपको टॉपिक के अंदर सिखाने जा रहा हूं। तो 2-3 पॉइंट आप इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यूबीआई वगैरह एक प्रकार से इनोवेशन है, नवाचार है, और नवाचार से ही यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछा है कि आर्थिक समृद्धि भी आएगी और सामाजिक कल्याण भी होगा, सोशल वेलफेयर होगा। बिल्कुल, यूबीआई अगर है तो लोगों के हाथ में एक निश्चित पैसा है, तो वो उस पैसे को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ना इकोनॉमी में। तो डिमांड करेंगे तो सप्लाई तैयार होगी, और सप्लाई तैयार होगी तो फिर डिमांड और सप्लाई का ये चक्र चलता रहेगा और इकोनॉमी मजबूत होगी। तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है, और सोशल वेलफेयर की अगर एक निश्चित पैसा उनके हाथ में आ रहा, बिना किसी लीकेज के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, तो उसका लाभ उनको मिलेगा, और वो उस पैसे को अपने अपने परिवार की जो न्यूट्रिशन है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर है, वैक्सीनेशन है, दवाएं, उस पर खर्च कर पाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन यानी वंचितता के चक्र से भी बाहर निकलेंगे। आप देखिए हर चीज कैसे जुड़ रही है, जीएस 1 2 3 4 आप जैसे चाहें आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे प्रश्न पूछा था, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। अब आप चिंतन करें, क्या इस निबंध में डायरेक्ट यूबीआई की एंट्री हो रही कि नहीं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मैंने आप सब बच्चों को बताया कि जो भी गरीब और वंचित परिवार है, उनको प्रति माह एक राशि दिया जाना जो वेतन की तरह हो, जिसका उपयोग वो अपने विकास के लिए करें। यही हो गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, क्या कहीं पर भी गरीबी, यानी अगर कहीं पर भी पॉवर्टी है तो वो हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है? कैसे? अगर हम दावा करते हैं इसको, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, अब हम दावा क्या करते हैं बच्चों, हम दावा करते हैं कि, और दावा क्या, ये सत्य है कि हमने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल कर लिया, नंबर 1। दूसरा, हम कहते हैं कि हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, क्रय शक्ति, हम विश्व में तीसरे स्थान पर है हमारे नागरिकों की। इसके बाद हम यह कहते हैं कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है।
2047 तक हम विकसित भारत भी बन जाएंगे, बहुत सारी बातें। तो ये क्या है? यानी ये समृद्धि का एक एग्जाम्पल है। लेकिन इस समृद्धि के एग्जाम्पल पर क्या एक दाग है कि नहीं? और वह दाग क्या है? चिंतन कीजिए। गरीबी। तो प्रश्न पूछा यूपीएससी कि आप कितना भी बेहतर करें, लेकिन अगर गरीबी है तो आपकी जो छवि है वो कमजोर हो जाएगी। तो अगर देश के स्तर पर देखें, कहीं पर भी गरीबी, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आपको कौन सी रैंकिंग देता है, आप चिंतन कर ले। मानव विकास सूचकांक में आपकी रैंकिंग क्या रहती है? तो अगर गरीबी है तो हम सभी इंडेक्सेस में नीचे जा रहे हैं। तो समय आ गया कि अब हम गरीबी को दूर करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है, तो इसलिए भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आवश्यकता, आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं। तो कहीं पर भी, जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है, सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है, परंतु माफी चाहूंगा, उल्टा बोल गया। क्यों बच्चों, उल्टा बोल गया ना? हाँ ठीक है, ठीक कर लेता हूं। आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है, पर अगर सामाजिक न्याय ना हो तो आर्थिक समृद्धि कैसी भी हो वो निरर्थक है, वो बेकार है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है कि नहीं पूछा? यानी जीडीपी नहीं है तो ऑब्वियस उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। लेकिन अगर जीडीपी है और आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में भी अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी समृद्धि बेकार है। ये आपको लिखना है। तो उस प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करने में क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें हम वंचित वर्ग को प्रतिमाह एक मुफ्त राशि उसके खाते में डालेंगे, हम मतलब सरकार, तो क्या हम वही चीज सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा ये टॉपिक है, इसको कई चीजें अब याद आती जा रही, जैसे ठीक है आज हमारे यहां नक्सलवाद ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है, लेकिन कोई भी विचार कब पनप जाएगा इसकी भी तो गारंटी होती नहीं ना। विचार तो हमेशा आते रहेंगे। कभी पूंजीवाद था, समाजवाद था, उससे आगे बढ़ के साम्यवाद आया, तो विचार तो आते रहेंगे। और आज बहुत सी विचारधाराएं चल रही, तो विचार तो कभी भी आ सकता है, वापसी हो सकती है। तो अगर आप नक्सलिज्म को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, यानी यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य हिंसा को जन्म देगी, प्रश्न पूछा था कि नहीं? अगर सभी तक न्याय नहीं पहुंचेगा तो हिंसा होगी, और उसी हिंसा का नाम नक्सलवाद था। यूपीएससी आपसे पूछता है कि गरीबी एवं भूख आज भी गुड गवर्नेंस के सामने सबसे बड़े चैलेंज है। जब तक आप गरीबी एवं भूख दूर नहीं करते आप गुड गवर्नेंस स्थापित ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको, अगर मैं नक्सल एरिया की बात करूं, अगर आप सबके खाते में 6,000 रुपए हर महीने भेज दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया के लेवल पर एक साथ चालू किया जाए, चूंकि जीडीपी पर एक दबाव बनेगा, बट इसको हम फेज वाइज, जैसे हमने मनरेगा लागू किया था, जिसकी इसमें चर्चा भी है, फेज 1 फेज 2, इस प्रकार से भी हम लागू कर सकते हैं। आप सोचिए नक्सल एरिया में, अगर मैं कहता हूं कितना भी विचार कोई फैलाए, लेकिन 6,000 रुपए हर महीने खाते में अगर उस परिवार के आ जा रहा है, तो मैं सबको तो नहीं, लेकिन 95% फैमिली, एक अप्रोक्स डेटा लेके कह रहा हूं, कम से कम इन सब विचारों में कभी आएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता लग गया कि यार सरकार हमारे साथ खड़ी। क्योंकि जो हम स्कीम, जो योजनाएं होती है, करप्शन की भेंट चढ़ जाती है, इससे कहीं से कोई इनकार नहीं है। लीकेज है, आप कितना भी टेक्नोलॉजी लाइए, लेकिन लीकेज है। तो उस लीकेज को अगर आप दूर कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सबके खाते में हर 1 तारीख को सीधा पैसा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो है मतलब हम एक बड़े स्तर पर जो सुशासन के सामने चैलेंजेस हैं उसको दूर कर पाएंगे, और सिविल सोसाइटी, सरकार के बीच में सहयोग भी बढ़ेगा, और इसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें, लेकिन अभी उसको मैं करूंगा नहीं। अगेंस्ट में एक बात होती है कि फिर सब लोग आलसी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई आलसी नहीं बनता, ठीक है ना। जो आलसी है वो आलसी रहता ही रहता है। आज यूबीआई नहीं लागू है, इसमें एक बड़ा तर्क दिया जाता है, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी था, कि इसका विरोध इस आधार पर किया जाता है कि लोग आलसी बन जाएंगे, कि लोगों की काम करने की जो टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाएगी, उन्हें पता है यार 6,000 तो आ ही जाएंगे।
तो हम मान सकते हैं ये हो सकता है, लेकिन सभी लोगों में नहीं होता, क्योंकि जब आपको कुछ अच्छा मिलता है तो आपकी हैबिट हो जाती है कि यार अगर सरकार रोक देगी तो हमें और अच्छा करना है, तो आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करते हैं, नंबर वन। सेकंड चीज क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि ये जो आलस्य वाली बात है, आज यूबीआई नहीं लागू है तब भी आलस्य तो है ही। कैसे? उस यूपीएससी के प्रश्न को याद कीजिए जिसमें यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भारत की जो युवा आबादी है वो केयरलेस है और यूजलेस है। तो यूजलेस मतलब क्या? आलसी ही तो हो गए। केयरलेस और यूजलेस कौन होता है? आलसी होता है। आप स्वयं सोचिए, यूपीएससी बहुत पहले ये प्रश्न पूछ लिया, आज नहीं, आज के 2017-18 में, 17 में आया था शायद ये प्रश्न कि केयरलेस भी है, यूजलेस भी है, तो आलसी कौन होता है? यही जो केयरलेस है, जो यूजलेस है। तो यूबीआई का मैं भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगा हूं, मतलब लेकिन लॉजिकल, कि और जो स्कीमें हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लीकेज है, बहुत सारा ऑनलाइन होने के बाद भी लीकेज है, करप्शन है। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट खाते में जाएगा तो वो करप्शन खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हम जीडीपी पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको भी रोक ले जाएंगे कि अलग से आपको यूबीआई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और हो सकता है मोदी जी के कार्यकाल में ये हो भी जाए। तो यही बात यहां पर डिस्कस किया गया, जो सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय, जिस पर अभी आपको एक बेहतर सा नोट्स मिलेगा जिसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब दो टॉपिक आज बिजनेस लाइन में एक ही पेज पे, सोचिए, मजेदार, जिस पर अब मुझे लगता है कल परसों तक बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले। यानी आज का सबसे हिट जो टॉपिक है वो यही है, बिजनेस लाइन। अच्छा एक चीज आप बताओ बेटा, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर मैं लेक्चर ले चुका हूं? ढेर सारे के नहीं ले चुका हूं। जो पुराने बच्चे होंगे, मतलब बहुत बारी हो चुका। क्या अब इस मासिक धर्म अवकाश पर कुछ अलग से बताने की जरूरत है? आप चिंतन कीजिए ना, मैंने हल्का सा ओपन कर दिया, अब आप उसको पकड़ लिए, अब कहीं भी आए एक पॉइंट एग्जांपल आपको डालना, इसका इतना ही रोल है, ये भी एक पॉइंट एग्जांपल के रूप में जाएगा अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आ रहा है तो बहुत आपको एंजॉय करना चाहिए। जो पढ़ाई है ना, इसको बर्डन की तरह मेरे बच्चों नहीं लेना है, अरे यार पढ़ना, आईएएस बनना, नहीं। हमने क्या करना है, जो सुबह से शाम का टास्क है पूरा करना है, एंजॉय करना है। एंजॉय का मतलब होता है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको, मतलब केवल पढ़ना नहीं, दिमाग में आ रहा है कि नहीं, दिमाग में आ रहा है कि नहीं, यानी दिमाग का मतलब एप्लीकेशन में आ रहा है कि नहीं। एप्लीकेशन मतलब अगर प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज बन रहे हैं मुझसे कि नहीं, एमएमसीक्यूज बन रहे हैं कि नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ये होती है पढ़ाई। हम क्या करते हैं, सुबह शाम पढ़े जा रहे हैं, बाद में 6 महीना बाद, 1 साल बाद टेस्ट सीरीज लगा दिए। नहीं, आपको प्रतिदिन वही काम करना। मेंस का है तो आप लेट के सोच रहे हैं कि अच्छा अगर ठीक है ये मेंसुरेशन वाला जो लीव मिली है, अगर वुमेन एम्पावरमेंट पर आएगा तो कैसे मैं लिखूंगी। अच्छा अगर आ गया पितृतंत्र क्या है, और यह महिलाओं कामकाज और जो भी, मतलब जो काम का मध्य वर्गीय कामकाजी महिलाएं हैं उनकी स्थिति को कैसे प्रभावित करता। यार कर्नाटक ने तो अभी लगाया, यानी इसके पहले जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको तो इस समय जब इतनी पीड़ा होती है, यानी खासकर डे 1 एंड डे 2 या डे 3 भी, पीड़ा के साथ साथ जो ब्लीडिंग होती है, आप हल्का सा गीला हो जाइए यहां पर कहीं पर भी, हाथ पर अभी, तो आप बार बार उसको साफ करते हैं, आपको लगता है कि कपड़ा चेंज कर ले। और आप चिंतन कीजिए कि एक ऐसी पोजीशन जहां पर हमेशा गीला ही रहता है 4 से 5 दिन, और उसमें महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, काम कर रही हैं। तो अब आप सोचें यार, पितृतंत्र ने मध्य वर्गीय कामकाजी महिला की स्थिति को किस प्रकार से, आप लिखिए कि कर्नाटक और कुछ और राज्य थे जिन्होंने सरकारी स्तर पर पहले भी किया, जैसे उड़ीसा और बिहार। आप बताएं कि इन छिटपुट उपायों को अगर देखा जाए तो परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन जो पितृतंत्र है, यानी पितृतंत्र मतलब जो पावर का सेंटर है वो पुरुषों के हाथ में, तो पुरुष
जो नीतियां बनाता है उसमें महिलाओं को द्वितीयक मान करके नीतियां बनाता है। इसलिए महिलाओं के जो केंद्रीय मुद्दे हैं, जिसमें मासिक धर्म का अवकाश होना चाहिए, एक केंद्रीय मुद्दा है, वो हमेशा नीतियों से गायब रहा है। तो यार बात तो सही है, पितृतंत्र क्या कर रहा है, मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। ये लिखूंगी अगर डायरेक्ट प्रश्न आ गया। अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया तो यार कहाँ कहाँ जाएगा। सर हमेशा कहते रहते हैं ऐसे में, चलो ऐसे कैसे। अच्छा एक तो वही हो गया, सामाजिक न्याय वाला सर ही बताए थे। अच्छा और कहाँ जा सकता है? अच्छा यार सर तो बताए नहीं, लेकिन उसमें भी तो आ सकता है ना कि ये विजनरी डिसीजन है कर्नाटक सरकार का, जो अंतर्ज्ञान और तर्क के मेल से आया। हाँ यार बात से इसमें भी आ गया। अच्छा और कहाँ आ सकता है? तो ये जो आपकी, इसको बोलते हैं यूपीएससी की जर्नी, इसको बोलते हैं तैयारी करने का तरीका। हम कितना पढ़ लें, कोई कितना पढ़ा दे, 1 रुपया दिए हैं तो उससे कितना वसूल लें, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे कितना आप निकाल पा रहे। जिस दिन ये आपके अंदर कला आ गई ना, उस दिन आप समझिएगा, यहीं मैं कह रहा हूं आप अपनी कहानी बदल के रहेंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो समझदार नीति यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम एक नीति लेकर के आए, एक गाइडलाइंस हमारी तरफ से जारी हुई है। तो एक जगह कहा गया समझदार नीति, यानी उसका एनालिसिस किया गया है, और इसके बाद अगली जगह पर स्वाभाविक है एआई गाइडलाइंस, यानी सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो एआई पर, जिस पर हम लोग खूब सारा पढ़ रहे थे, तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एआई की भारत की गाइडलाइन। और यह गाइडलाइन जो पश्चिमी देश है उनके रूल्स रेगुलेशन से कैसे अलग है। उनकी पॉलिसी को रिजिड एआई पॉलिसी कहा जाता है, कठोर एआई नीति। लेकिन अपनी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, यानी विश्लेषक क्या कह रहे हैं, इस विषय पर हम बातचीत। तो एआई ये बहुत अच्छा है, इसको आपको करना ही करना है। यानी ये आ रहा है 2026 में, मेरी तरफ से यह क्वेश्चन आउट है, क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा था एआई पर भारत के पास कुछ नहीं, भारत के पास कुछ नहीं, आ गया। अगला टॉपिक आता है, ये मेरी निगाह में ये किसी पॉलिटी की किताब में भी नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे अच्छी से अच्छी किताब में भी, लेकिन जो बिहार में कई लोगों की जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसके कारण से उनका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी गई। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार इंडियन पॉलिटी में सारी चीजें पूछी जा रही, ये भी पूछ सकता है। नामांकन प्रक्रिया भारत की थोड़ी सी जटिल है, यानी जैसे बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग नहीं था, व्यापार करने में आसानी, बहुत सारे नियम कानून और विनियम थे जिसके कारण से भारत में इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो रहा था। तो भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग अच्छे से करती है और फिर हमारी रैंकिंग भी बढ़ती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो सेम वैसा ही ईज ऑफ डूइंग नामांकन प्रक्रिया में नहीं है, और इसीलिए यह टॉपिक आया तो मैंने उठा के लपक लिया कि नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है और क्यों है, यही विषय हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर। तो मुझे लगता है आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आपके सिलेबस में उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। और आप देख सकते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लगभग लगभग ऑल्टरनेट पूछता ही रहता है, और उसके साथ साथ दूसरा आपसे पूछता रहता है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये अच्छा टॉपिक है और इसको हम राजनीतिक नैतिकता के साथ भी जोड़ करके देखेंगे। फिर इसके बाद यह एक एग्जाम्पल के लिए पढ़ेंगे, और प्रीलिम्स का एक टर्म आएगा जिसको हम पढ़ेंगे, यानी इन्वायरमेंट का टर्म होगा। अगर वो आ जाए कि हाल के समय में यह शब्द चर्चा में क्यों रहा, तो शायद आपको दिक्कत हो, तो वो सारी चीज पढ़ेंगे। गूगल ने एक बहुत बड़ी पहल की है। गूगल आप क्या करेगा, अमेजॉन के जो वर्षा वन है उसको और हरा भरा करेगा, और इस माध्यम से पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को और पूरा करेगा। क्या करेगा? पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को वह और पूरा करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि भाई जो एआई डेटा सेंटर्स पर वो खर्च कर रहा है, क्या
खूब ढेर सारी बिजली, तो उस बिजली खर्च करने की भरपाई वो करेगा। तो एक उदाहरण है कि कैसे विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाया जाए, जो कल का टॉपिक भी था, जो यूपीएससी केस स्टडी में भी था। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज करेंगे। तो आपके सामने आता है यानी पहला टॉपिक, जो कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति प्रगतिशील कदम या प्रतीकात्मक संकेत। अब जिन बच्चों का 2026 में प्रीलिम्स है, अगर उनका मन हो तो सुने, अदरवाइज मैं ये चाहूंगा कि वो बच्चे चले जाए। उसके पीछे रीजन ये है ना, क्योंकि सारी चीजें तो मैं सिखा ही रहा हूं बच्चों, आप केवल प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर काम कीजिए। क्योंकि अगर प्रीलिम्स रुका ना, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। तो सिलेबस आपके सामने वही जो मैंने स्टार्टिंग बताया, रिपीट नहीं करूंगा, यहां लिखा हुआ है इकोनॉमी, सारी चीजें यहां पर मेंशन है। इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं अगर फ्रेश माइंडसेट से काम करेंगी तो उनका उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार की नीतियां भी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का उदाहरण है, जो जीडीपी को जरूर बढ़ाएगी। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर आपका मन शांत है तो आपकी उत्पादन की प्रक्रिया ज्यादा अच्छी होगी, या अगर मन अशांत है तो उत्पादन की प्रक्रिया आपकी अच्छी होगी। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, एक बार मुझे बताएं, अगर आपका मन अशांत है, तकलीफ में, तो क्या उत्पादन आप कर पाएंगे? इन सब विषयों पर सरकारों को बहुत पहले से सोचना था। ठीक है, तो कर्नाटक की सरकार ने सोचा है। और आप देख सकते हैं, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण। तो कहने का मतलब है कि जब भी यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप देखेंगे, वुमेन इंपावरमेंट फेवरेट टॉपिक है। अब आता है, इन तीनों शब्दों को हटाइए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। यानी कह रहा है, कोई भी कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए बनाइए, या कोई भी नीति आप अगर होलिस्टिक रूप से भी बना रहे हैं, तो उसमें महिलाओं का ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण? तो महिलाओं का ध्यान रखना इसलिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कर्नाटक सरकार ने यह डिसीजन लिया। तो आप प्रश्न के इस पार्ट में सीधा सीधा वो टॉपिक, यानी ये लैंगिक सरोकार है। क्या है? जेंडर कंसर्न है, जो कर्नाटक सरकार ने एक ही दिन का सही, लेकिन जो डिसीजन लिया है, इसी को बोलते हैं लैंगिक सरोकार, इसी को बोलते हैं जेंडर कंसर्न। यानी लैंगिक सरोकार अगर शामिल है, तभी विकास, अच्छा विकास होगा। 2016 का निबंध, आप उसको भी यहां इंटरलिंक कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न है जिसको हमने लगाया नहीं, क्योंकि उसकी नीड उतनी ज्यादा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह विषय, कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक बार आपके साथ डिस्कस। अरे भाई क्या ही हो गया, ठीक है, एक मिनट बच्चों, जिसको यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे। जिनका 26 में प्रीलिम्स है, आप सब चले जाइए तुरंत क्लास छोड़ के। मैं पहले कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि भैया प्रीलिम्स नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं है, याद रखिएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर प्रीलिम्स नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, आप हुआ ना क्लास खाली, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सब मेंस, मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमेशा कहता आया हूं, अगर आप समझदार हैं तो मेंस मेरे, इसको आप किसी भी रूप में लीजिए, लेकिन बाएं हाथ का खेल है। और आपको भी IQ IQ एनालिसिस से समझ में आ गया, हर चीज तो घुमा फिरा के आ रही। आप केवल पिछले 3 रोज का लेक्चर उठाइए, और पिछले 3 रोज के लेक्चर में आप इन्वायरमेंट एथिक्स अगर लिखना चाह रहे हैं, पर्यावरण नैतिकता, कितने उदाहरण आ गए हैं। ये अमेजॉन का कदम, क्या, और सॉरी, गूगल का कदम अमेजॉन के वर्षा वनों में काम करने का, क्या इन्वायरमेंटल एथिक्स का उदाहरण नहीं? क्या उस केस स्टडी का उदाहरण नहीं जो आपसे पूछ रहा है, ऐसी फिजिबल स्ट्रेटजी बताइए जिससे हम विकास भी करें और पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। मेरे बच्चे, इस समय समझ लो कि प्रीलिम्स के अलावा, मैं समझ लो एक गुरु आपसे भिक्षा मांग रहा है। स्थिति ये आ गई है, नहीं तो एकदम रिजल्ट ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। आप सब इस चीज को समझ नहीं रहे। पिछले 3 सालों में आप कहां पहुंच चुके हैं यार। 14-15 हजार रिजल्ट में 400 रिजल्ट, बाप रे बाप। 15,000 में 400, पूरा नॉर्दर्न इंडिया के जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। आप सोचिए, ठीक है, नौकरी सब कर रहे हैं, आप भी करिए। एक चिंतन वाली बात है। और केवल प्रीलिम्स निकालिए बस, मेंस में कुछ नहीं, आपको भी अच्छे से पता है। पागल हो जाइए। और ये मत कहिएगा कि
हम सर जो है हिंदू नहीं पढ़ने देते हैं। भाई हम पढ़ने दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ये सब तो हमारे हाथ का खेल है, बाद में जब कभी समय मिलेगा देख लीजिएगा। तो हो गया बच्चों। तो अब यहां पर थोड़ा सा इस केस का एक बैकग्राउंड भी अगर हम देखते हैं, तो बैकग्राउंड में हम क्या देखते हैं कि इसके पहले ओडिशा की सरकार और बिहार की सरकार, ये दो सरकारें थी जिन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके लिए मासिक धर्म अवकाश दिया था। ठीक है। अब कर्नाटक का कदम एक कदम और आगे, उन्होंने इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट को भी शामिल कर दिया और नीति के अनुसार एक साल में 12 छुट्टी मिलेगी और पीरियड के पहले दिन उनको पेड लीव मिलेगा। अब स्वाभाविक है, जब हम जेंडर इंपावरमेंट, यह कदम कैसे महिला सशक्तिकरण को संभव बनाएगा, क्योंकि हमारे लिए न्यूज ये हो गई, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बिहार उड़ीसा वाली वो हो गई, लेकिन हमारी असली चीज होती है इसकी इंपॉर्टेंस। तो यह पहल हिस्टोरिकल कही जा रही, क्योंकि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 42 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुरूप है, क्योंकि ये दोनों ही महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान और मानवीय कार्य परिस्थितियों की बात करते हैं। आर्टिकल 15, 3 और 42। तो सरकार का कोई भी कदम आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आता है इस नीति का एम क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में क्या होगा आप मुझे बताएं। आप कहेंगे सर कि जो भी शारीरिक और मानसिक असुविधा होती है इस दौरान, जब उनको पीरियड्स होते हैं, उससे राहत देना, कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करना और इसके साथ साथ मासिक धर्म जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको सामाजिक व जैविक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कराना। यानी जब ये छुट्टी मिलेगी तो इसे समाज नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में स्वीकार करेगा। हाँ भाई ऐसा होता है। तो ये फिर हर स्तर पर इसका लाभ, क्योंकि जब समाज किसी चीज के लिए तैयार हो जाता है तो परिवर्तन किसी भी चीज में संभव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इस एम के लिए जो सबसे बड़ा तर्क यही था कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं इस मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उनको पेट में दर्द बहुत होता है, गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में उनका आउटकम भी हमें बेहतर नहीं मिल सकता। ऐसे में आराम और विश्राम की अनुमति से न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि उनकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, कार्य की उत्पादकता, वो भी बढ़ जाएगी। तो यह एक प्रिवेंटिव हेल्थ अप्रोच है, PHA, यानी बीमारी से पहले ही राहत देने वाला कदम, यह आपको देखना है। अब इसकी आलोचना होती है, यानी इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो वही है कि भाई क्या एक दिन पर्याप्त है, मैंने आप लोगों से पूछा था। तो कई डॉक्टरों का कहना है कि 2 से 3 दिन तक महिलाओं को समस्या होती है, तो एक दिन पर्याप्त नहीं है। दूसरा, क्या यह जेंडर बायस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह बढ़ाएगा? अब यह बड़ा गंभीर मुद्दा है, जेंडर बायस। सरकारी क्षेत्र में तो ठीक है, जेंडर बायस यानी अब निजी कंपनियां क्या करेंगी, वो महिलाओं को भर्ती करने में हिचक सकती हैं या सोचकर कि यार इनको तो छुट्टी हमें देनी पड़ेगी कर्नाटक में। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह भी बढ़ा सकता है नौकरियों में, इसीलिए कहा जाता है समाज को तैयार करना होगा। लेकिन तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर है, यानी एक सांकेतिक कार्य है? क्यों? क्योंकि जो असली सुधार है, जो असली सुधार वो कब होगा? जब हम कार्यस्थलों पर और भी बहुत कुछ करेंगे, यानी सैनिटेशन अच्छा रखेंगे, आपको अच्छे से पता है। जब हम मेडिकल हेल्पलाइन डेवलप करेंगे और जब हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी कार्यस्थल पर देंगे, तो ये 3-4 चीजें अगर इसमें और जुड़ जाएं तो फिर यह प्रगतिशील होगा। अदरवाइज एक सांकेतिक रहेगा, ऐसा एडिटोरियल राइटर का मानना है। ठीक है ना? तो यही सारी बातें। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि यह नीति कब सफल होगी? यह नीति तभी सफल होगी जब कार्यस्थल पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी,
और इसके अलावा एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट होगा, समानुभूतिपूर्ण माहौल, मतलब कि हम लोग उस चीज को महसूस करें, महिलाओं के उस पीरियड को जब लोग महसूस करेंगे तब जाकर के इसका एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। अदरवाइज कोई हंसी मजाक में ये भी कह सकता है, अरे भाई आप लोगों को तो अब एक दिन की और छुट्टी मिल गई। अमूमन कॉमन लोग ऐसे ही बात करते हैं, अरे महिलाओं का ही मजा, एक दिन की छुट्टी और मिल गई। तो इस प्रकार का जो कह सकते हैं टोंट होता है, वो कहीं ना कहीं समस्या करता है। इसी प्रकार से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मासिक धर्म अवकाश है, ये इसको महिला स्वास्थ्य अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी जाए, तब ये जाकर के सफल हो जाएगा और ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। अब आता है कि ग्लोबल प्रैक्टिस कैसी है, तो आप देखोगे जापान का जिक्र किया गया 1947 से ही यह अधिकार महिलाओं को है भैया। साउथ कोरिया में भी है, महिलाओं को इसके बदले वेतन मिलता है, और ताइवान और इंडोनेशिया में भी ऐसी नीतियां लागू है। इसलिए कर्नाटक का कदम ग्लोबल प्रोग्रेसिव ट्रेंड, ये जो आपने जापान, साउथ कोरिया, इन सब का एग्जाम्पल देखा, इससे मेल खाता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। बट अब ऑब्वियस है हमें क्या करने की जरूरत है, वही पॉइंट जो हमने बताया कि सफल होने के लिए कि इक्वलिटी होनी चाहिए, बट विद इंपैथी होनी चाहिए, कि दूसरे लोग यानी जो पुरुष भी हैं महिलाओं के इस दर्द को महसूस कर सकें। और जो एचआर होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं यानी जो नौकरी देते हैं, उनको जेंडर सेंसिटिविटी में ट्रेन किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो लैंगिक रूप से थोड़े संवेदनशील हो। अदरवाइज वो क्या करेंगे, हायर ही नहीं करेंगे, या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से एचआर क्या करेगी, उस महिला को निकाल देगी, क्योंकि उसको पता है कि इसकी तो एक दिन की छुट्टी होगी। तो ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कर्नाटक की जो मासिक धर्म अवकाश नीति है वो एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, और यह महिलाओं के शारीरिक अनुभवों को सामाजिक मान्यता देती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और कार्यस्थल पर डिग्निटी यानी गरिमा का विस्तार भी करती है। बट ऑब्वियस है यह सशक्तिकरण को तभी संभव बनाया जाएगा, मतलब बनाएगा, जब इसे लोग स्वीकार करेंगे, चाहे ऑफिस के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, और ये तो खैर एक कॉमन सी बात है। तो ये विषय आपके सामने आता है जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आप देख सकते हैं आपके लिए बना हुआ है। प्रश्न है, कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति को समावेशी शासन की दिशा में कदम माना जा रहा है। क्या यह वास्तविक सशक्तिकरण का प्रतीक है या केवल एक सांकेतिक कदम समालोचनात्मक विवेचना कीजिए? कर्नाटक, ठीक है बच्चा, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा। बाकी यह हमारी प्रीलिम्साथॉन की टेस्ट सीरीज, जिसको आपने कई सालों से बहुत पसंद किया है, और इस वर्ष जो है, अगर पिछली बार 7 बच्चे थे जो प्री क्वालिफाई भी किए थे, और उम्मीद करता हूं कि इस बार वो संख्या 70 तक हम लोग पहुंचा दें या 700 तक हम लोग पहुंचा दें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी मेहनत करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यह डिजाइन की गई है प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज, और समय से शुरू कर दी गई, यानी 16 सितंबर से ये स्टार्ट हो रही है, जिससे कि आप सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद फिर फरवरी से आप फुल लेंथ टेस्ट की तरफ चले जाएं। यानी सेक्शनल टेस्ट के द्वारा आप अपनी पूरी तैयारी को चेक कर सकें कि आप कहां खड़े हैं, कहां कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसको अभी आप दूर कर लें, क्योंकि जनवरी फरवरी में ये कमियां आप दूर नहीं कर पाएंगे। अगर जनवरी में हमें पता चला कि यार इकोनॉमिक्स में हमें यहां समस्या, तो फिर आप फरवरी मार्च, यानी एक विलंब हो जाता है, चूंकि सीसेट भी है, जीएस भी है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो बहुत बेहतर ढंग से प्लान किया गया। सबसे पहला अटैक होगा सेक्शनल टेस्ट पर, और उसके बाद बाकी की चीजें होंगी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा, जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा इस समय यानी अगले 6 महीने के लिए केवल प्रीलिम्स की मेरी मेंटरशिप चाहता है, तो वह मेरे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स को लेकर के बहुत पैनिक होते हैं, लेकिन उनकी क्लासेस खत्म हो चुकी होती हैं, वो कहीं भी पढ़े हो। तो अगर डेली रूटीन, डेली डिसिप्लिन उनके साथ कनेक्ट किया जाए तो बेहतर परिणाम यहां से मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं जिनको भी महसूस हो वो आकर के जरूर जुड़े, क्योंकि डिसिप्लिन है तभी सिलेक्शन। ये हमारे रनिंग
कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, इसके अलावा जनरल स्टडीज, और अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। बिहार पीसीएस का मेंस, जनरल स्टडीज टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिनको प्रीलिम्स में समस्या, और मेरी मेंटरशिप यानी सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें अगर आप ये लेते हैं तो ये सभी कोर्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। आपको इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी 12th के बाद मेंटरशिप का भी प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, कल्याणकारी संरचना को पुनः तैयार करना, केंद्र में यूबीआई को शुरू करना। आप देख सकते हैं, और क्यों शुरू करना, तीनों पॉइंट दिया गया। मैं अगर आपसे कहूं कि इस टॉपिक में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल बस यूबीआई क्यों, बस आप यूबीआई क्यों, वाई यूबीआई, आप देखिए 3 शब्द आप पकड़िए। पहला है बढ़ती असमानता यानी इनइक्वालिटी, और आपको बिल्कुल अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपके दिमाग में आ गई होगी, यही आर्टिकल में भी दिया गया, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ भयानक रूप से अलग चीज दे दी। तो बढ़ती असमानता, बेरोजगारी, और अब जो ऑटोमेशन बढ़ रहा है और जो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट रिफ्यूजी जो हो रहे हैं, जैसे कहीं पर भी चक्रवात, बाढ़, इसके अलावा कोई और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, सूखा, तो लोग अपने स्थान को अनुत्पादक पाके दूसरे स्थानों की तरफ जा रहे हैं। तो ये उसको बोलते हैं क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 संकट हैं। इसके बीच लेखक का कहना है कि ये चारों संकट कह रहे हैं कि अब आप अपने वेलफेयर आर्किटेक्चर को यानी कल्याण संरचना को पुनः डिजाइन करें और इसमें यूबीआई को लाया जाए। बस बेटे यही इतना आपको पढ़ना, कुछ भी नहीं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। एक बार आप पहले इस सिलेबस को देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जरा इनका एक बार निरीक्षण कीजिए। चलिए फटाफट मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़िए। क्या ये जो यूनिट आपके सामने है ये 100% कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है आज के टॉपिक से? बोलिए भाई। बोलिए। केंद्र एवं राज्यों द्वारा कनेक्ट है, ऑब्वियस है। फिर इसके बाद गवर्नेंस भी कनेक्ट है, चूंकि अभी हम लोग करप्शन का जिक्र करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, समावेशी विकास, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, तीनों के साथ कनेक्ट है कि नहीं? वो यही कह रहा, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, यानी उसी को कह रहा है वेलफेयर आर्किटेक्चर, इसको रीडिजाइन करिए। यानी जो ये यूनिट इसको कह रहा है कि रीडिजाइन करिए। आप देख सकते हैं कैसे 100% कनेक्ट है यूपीएससी के टॉपिक के साथ। और ये कैसे हो पाएगा, उसके लिए गवर्नेंस भी अच्छा होना चाहिए, और अगर ये दोनों हो गया तो समावेशी विकास भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और स्वाभाविक समावेशी विकास आएगा तो जीडीपी और डेवलपमेंट का जो रिलेशन होता है वो बड़ा आदर्श वाला बनेगा। ऐसे मैंने पहले बोला यूबीआई इनोवेशन है, नवाचार है जो सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाएगा, आप देख सकते हैं। अब 2025 में देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है कि इनइक्वालिटी इन द ऑनरशिप पैटर्न, संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता, बड़ा महत्वपूर्ण गरीबी का एक प्रमुख, यानी गरीबी के हम बड़े कारण पढ़ते हैं, कारण यह भी पूछा यूपीएससी ने 2025 में। संसाधनों का स्वामित्व यानी कुछ लोगों के पास जो संसाधन है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कुछ के पास बिल्कुल ना के बराबर है, तो ऑब्वियस है गरीबी रहेगी। और संसाधनों में कौन कौन से संसाधन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जल, जंगल, जमीन, यानी संसाधन हमेशा वही होंगे। लैंड, तो कुछ लोगों के पास लैंड, कुछ लोगों के पास कुछ अन्य रिसोर्सेस, तो उनके पास कुछ लोगों के पास यानी हेल्थ, एजुकेशन के रिसोर्स तक अच्छी पहुंच, और कुछ के पास ये तीनों नहीं है, तो ऑब्वियस है असमानता है इस स्तर पर, इसीलिए गरीबी है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि गरीबी है
अब इस गरीबी को आप कैसे दूर करेंगे? तो आप कहेंगे भाई यूबीआई एक रास्ता हो सकता है। फिर इसके बाद 2022 में कह रहा है कि भैया गरीबों की स्थिति को ठीक करने के लिए इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा यानी चीजों की महंगाई का खतरा गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो जो भी नई चीज चर्चा में आती है यूपीएससी आपसे पूछता है, इसलिए ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को आप समझिए। मान लीजिए यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं के भी आप है। इस गांव की एक महिला है जिसका नाम है सीमा देवी। हर महीने या इंडिया का इकोनॉमी का आप सबको पता है, जो असंगठित क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, संगठित क्षेत्र कितना छोटा है। हर महीने या उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। यानी किसी के घर में काम, यानी बर्तन साफ करना, मेड का काम करना, कभी खेतों में काम करना, और कभी काम मिला कभी नहीं, इस प्रकार के काम की सबसे बड़ी खासियत यही होती, कभी हां कभी ना। लेकिन अब सरकार अगर इस सीमा देवी को हर महीने 1,000 रुपए बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक हसल यानी कागजी संकट के, या हम कहें कागजी संकट के बजाय कागजी झंझट, ठीक है ना, यानी ब्यूरोक्रेटिक हसल के डाल दे, तो इससे क्या बदल जाएगा? अब आप सोचिए और कमेंट कीजिए, क्या बदलेगा इससे? बोलिए, बोलो भाई। तो आप कहेंगे सर अब वह सबसे पहले अपने बच्चों की स्कूल की फीस टाइम पर दे पाएगी, यानी उनका स्कूल चलता रहेगा, यानी प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ने का सबसे सशक्त हथियार आ गया उसके पास। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, उसके घर की रसोई चल निकलेगी। तीसरा क्या हो जाएगा कि उसे अब यह अपना अधिकार महसूस होने लगेगा, और जिस व्यक्ति को अधिकार का एहसास हो जाए फिर वो बेहतर ढंग से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है। तो यही यूनिवर्सल बेसिक इनकम का है सार, यानी एक ऐसी नीति जो सिटीजन्स यानी नागरिक को इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ गरिमा यानी डिग्निटी भी प्रदान करे। पॉइंट इज क्लियर? कोई ऐसी, ठीक है। अब उसके बाद जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो वही जो आपके सामने आप देख सकते हैं 3-4 पॉइंट आए थे, वही है, यही 4 पॉइंट, यानी ऑटोमेशन यानी स्वचालन। एआई नौकरियां खा रहा है या ऑटोमेशन नौकरियां खा रहा है, आप देख सकते हैं। क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, यानी लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, और धन असमानता बताने की जरूरत नहीं है, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, जो कहती है, न जाने कितनी बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कि भारत के 1% लोगों के पास जो अमीर हैं, भारत के 40% बॉटम वाले लोगों से ज्यादा संपत्ति है। अब आप सोचिए, और इतना ही नहीं, अगर हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट को देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखें, तो 2023 में भारत की रैंकिंग लगभग 126वीं थी, यानी भारत के लोग खुश नहीं, 126। तो यहीं पर प्रश्न उठता है कि भैया क्या जो ये जीडीपी है, क्या इसको ही हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ाते रहें तो इसे हम विकास कहेंगे? क्या जीडीपी की वृद्धि ही विकास का असली मापदंड है? फिर एक प्रश्न और उठेगा कि क्या खुशहाली और समानता यानी वेल बीइंग और इक्वलिटी को नजरअंदाज किया जा सकता है? आपका उत्तर आएगा, बोलिए भाई, नहीं। और फिर जब आएगा नहीं, वहीं से आर्टिकल स्टार्ट होगा कि वेलफेयर आर्किटेक्चर को रीडिजाइन कीजिए। तो एज ए स्टूडेंट आपके मन में आएगा सर ये जो वेलफेयर आर्किटेक्चर है ना, थोड़ा सा इसको अगर आप समझा देते तो और मजा आ जाता। तो वेलफेयर आर्किटेक्चर को अब हमें क्या कह रहे हैं भैया, पुनः डिजाइन करिए, ठीक है ना, रीडिजाइन करिए। इसका मतलब क्या? तो वेलफेयर आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है, आप बस एक लाइन लिख रहा हूं, वर्तमान कल्याण
योजनाएं या प्रणाली, सिंपल सी बात है। यानी जो भी एग्जिस्टिंग वेलफेयर सिस्टम है इंडिया का, आपको उसके बारे में बता देना। तो आप क्या बोलेंगे? आज अगर आप देखें, भारत में लगभग 400 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं, 400 से ज्यादा। आप सोचिए, बाप रे बाप। पीडीएस, मनरेगा, पीएम किसान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएम आवास योजना, इत्यादि 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 इत्यादि, 400 बार आप इत्यादि कर लीजिए। 400 योजनाएं, आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात है, इन योजनाओं की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो क्या है? इनकी सबसे बड़ी, भैया, लीकेज यानी भ्रष्टाचार। दूसरा, जो पात्रता की शर्तें हैं, यानी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी, उस एलिजिबिलिटी में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी जटिलता है। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका अधूरा रहा, आपका थंब अगर नहीं पहचाना, तो आपको मजदूरी नहीं मिलने वाली। बायोमेट्रिक में आपका थंब, आपकी आईज में हल्का सा भी इश्यू है, तो वो फिर जाइए पहले आंख का ऑपरेशन कराइए, अंगूठा ठीक कराइए, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो दूसरी समस्या ये है। तीसरा, मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, यानी शासन की तरफ से नीतियों का लाभ पहुंचाने में देरी कर दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और इस कारण कई बार गरीबों को उनका हक नहीं मिलता, जबकि अमीर को सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, हमें भारत की वेलफेयर आर्किटेक्चर को फिर से डिजाइन करना होगा और केंद्र में रखना होगा यूबीआई। मजा आ गया बच्चों? समझ में आ गया? एकदम 100% टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया। अब आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, जो मैंने आपको आगे पढ़ाया। आपको अलग से इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पर आता है यूबीआई। तो यूबीआई क्या है? इसका मतलब है हर नागरिक को बिना शर्त, अनकंडीशनल, एक निश्चित राशि यानी फिक्स्ड अमाउंट नियमित रूप से देना, ताकि उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सके। पॉइंट इज क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? तो इसमें 3 शब्द होते हैं यूबीआई में, हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों। 3 शब्द सबसे ज्यादा लीड करते हैं यूबीआई में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में। 3, पहला शब्द होता है यूनिवर्सलिटी, यानी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब हर नागरिक को, चाहे अमीर हो या गरीब, यह शब्द पकड़िएगा। दूसरा, अनकंडीशनल हो, बिना शर्त हो। और तीसरा, यानी पात्रता की कोई शर्त ना हो। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, समय अंतराल, हर महीने या तिमाही में निश्चित राशि मिले। आपके मन में आ सकता है कि सर अमीरों को क्यों मिले? तो इसीलिए अभी यूबीआई में आर्टिकल में भी कहा जाएगा कि भैया अमीरों को अभी रोका जाए, फेज वाइज स्टार्ट किया जाए, जब सबको मिलने लगे बाद में अमीरों को भी मिले, और अमीरों को किसी और रूप में मिल जाए। कैसे? जैसे उनको टैक्स वगैरह में राहत मिलती है, उस प्रकार का। तो अब ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान में ही एकदम यूनिक स्टार्ट होगा। आप देखिए, जितने भी देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर अच्छा कर रहे हैं ना, जैसे अगर इंटरनेशनल एग्जांपल आप देखना चाहें, जैसे फिनलैंड है, तो फिनलैंड आप देख सकते हैं 2017-19 से ही बेरोजगार लोगों को हर महीने पैसा दे रहा है। नतीजा, जो भी बेरोजगार, उनका मेंटल टेंशन घटा, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हुआ और उन्होंने बेहतर किया। और कई लोगों ने तो छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके देश की जीडीपी में भी अपना योगदान दिया। तो फिनलैंड में हुआ, इसके साथ कनाडा और अलास्का में भी हुआ। यानी अलास्का अपने तेल राजस्व से नागरिकों को वार्षिक डिविडेंड देती है, एक प्रकार का मिनी यूपीआई इसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में भी सेवा नामक एनजीओ ने, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ने, एमपी में एक पायलट प्रोजेक्ट यूबीआई का किया था। यानी कुछ लोगों के खातों में पैसा डाला गया और फिर रिसर्च किया गया कि उन पैसों को उन्होंने क्या क्या किया, और फिर जो रिजल्ट उनके सामने आया कि महिलाओं और बच्चों के पोषण, शिक्षा और सेविंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। तो ये यूपीआई के लाभ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी गरीबी और असमानता में कमी, उपभोग में वृद्धि, यानी कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे। जॉब इनसिक्योरिटी, यानी रोजगार असुरक्षा से राहत मिलती है, वुमेन इंपावरमेंट होता है, और मानसिक शांति और सामाजिक गरिमा भी आपकी मजबूत होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो यह इसके बारे में सारी पॉजिटिव बातें। लेकिन अब स्वाभाविक है, आता है कि भाई चैलेंज भी तो है, चुनौती भी तो है। चुनौती क्या है?
कि अगर भारत में हर एक वयस्क को हम साल में 6,720 रुपया दें तो हमारी जीडीपी का लगभग 4 से 5% चला जाएगा। तो ये इसलिए इसको एक साथ लागू करना मुश्किल है। तो जब एक साथ लागू नहीं कर सकते, यूनिवर्सल मतलब सबको दो, अमीर को दो गरीब को, तो अब हम देखिए चालाकी से अब क्या हो रहा है कि अमीरों को यहां से हटाओ। अब क्या करेंगे, तो लेखक ने कहा भैया फेज वाइज, जैसे मनरेगा लागू हुई थी वैसे लागू करो। फेज 1 में पहले जो वृद्ध है, जो दिव्यांग है, जो गरीब महिलाएं हैं, पहले उनको लो। फिर फेज 2 में जो अर्बन पुअर है, शहरी गरीब है, प्लस जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको लागू करो। ठीक है, इस प्रकार से आप, और साथ ही ऑब्वियस है जो हम एलपीजी में सब्सिडी दे रहे हैं, जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें कटौती कर दे, तो उससे जो पैसा बचेगा उससे उसको हम इस सिस्टम में यानी यूबीआई में लगा सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं है। और यहां पर कहा गया कि अगर ऐसा किया जाता है तो जो नागरिक होगा वो क्या हो जाएगा, वो अब बेनिफिशियरी नहीं होगा। यानी अगर इस प्रकार की पहल होती है तो वह बेनिफिशियरी नहीं होगा, लाभ प्राप्त करने वाला नहीं होगा, जैसा कि नेता लोग चुनाव में अपनी बात कहते हैं, बल्कि वह राइट होल्डर बनता है, अधिकार का अधिकारी। आप नहीं समझे, समझाते। अब तक की नीतियों के माध्यम से जो सरकार वेलफेयर आर्किटेक्चर के तहत दे रही है 400+ स्कीम में, तो सरकार और नागरिक का रिश्ता लेन देन वाला रहा, ट्रांजैक्शनल रहा, यानी वोट मुझे दो योजना लो। यूबीआई अगर लेके आते हैं तो यह चीज बदलेगी, यह डिग्निटी बेस्ड हो जाएगी, जहां नागरिक का बेनिफिशियरी नहीं होगा बल्कि राइट होल्डर बनता है। यानी राज्य अब दाता नहीं है बल्कि समान अवसर देने वाला बनता है। यह इसके पीछे की एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी है मेरे प्यारे बच्चों। और आज के समय में इसकी नीड भी है, जैसा कि 3-4 समस्याएं बताएगी, लेकिन उसके साथ कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन खुशहाली नहीं बढ़ रही। तो यूबीआई जैसी नीति जीडीपी सेंट्रिक सरकार की नीति से हटकर पीपुल सेंट्रिक विकास को दिशा देती है, और जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है, तो स्वाभाविक है पीपुल सेंट्रिक यूबीआई कहीं ना कहीं जो है सरकार और जनता के बीच का जो एक संबंध उसे और मजबूत करेगी मेरे प्यारे बच्चों। और इससे समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा, तीनों का संतुलन बना रहेगा। यही विषय इसमें डिस्कस किया गया है। कमेंट करिए, समझ में आ गया 100%। अब उसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन आपके सामने, अभी जरा मॉडल क्वेश्चन का आनंद लीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया है या समझ में नहीं है। फटाफट बच्चों बताइएगा। यानी ये प्रश्न आप पढ़िए, मैंने बीच में पढ़ना छोड़ दिया था, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अच्छी बात नहीं है। ओके बच्चे, कर लेंगे भाई। कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रश्न था जिसका आंसर अभी आपको मिल जाता है। सेंसिबल पॉलिसी, समझदार नीति, उसके बाद एआई की गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। यह टॉपिक आपके सामने आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तकनीक के बारे में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। कहा जाता है कि तकनीक तभी सार्थक है जब वह मानवता की सेवा करे, ना कि उसे कंट्रोल करे। और यही विषय आज आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन एक कल्पना कीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। यानी कि अगर एक दिन ऐसा हो जाए, आप सब भी इस समय प्रीलिम्स का कंटेंट एआई पर ढूंढ रहे हैं और सभी ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट यार अब तो टीवी में एक ऐड आ रहा है, अगर आपने देखा हो, जो जेमिनाई है, जेमिनाई ये भी बता रहा है कि ड्रेस कौन सा पहनो पार्टी में। देखा आपने ऐड? यूट्यूब पर तो खूब आ रहा है। यानी जेमिनाई जो है एआई का, आप उसको लेकर के जाओ और ज्वेलरी शॉप पे या कहीं पर भी आप उससे कहो भैया आज हम ये कपड़ा पहने, कौन सी ज्वेलरी पहने, वो फोटो लेके बता दे रहा है कि आप ये पहनिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी आपकी लाइफ को एआई ने
जबरदस्त रूप से कंट्रोल कर लिया है। तो सोचिए अगर एक दिन आप पढ़ रहे हो और आपके मोबाइल का एआई असिस्टेंट अपने आप निर्णय लेने लगे, कौन सी खबर दिखानी है, किस छात्र का टेस्ट स्कोर पास करना है, या किस किसान को लोन मिलेगा, ऐसा करने लगे, तो क्या आप उस पर पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। तो यही सवाल पूरी दुनिया के सामने, कि एआई पागल ना हो जाए। आप ऐसा समझिए कि एआई इंसान के लिए वरदान बनेगा, अभिशाप, ब्लेसिंग आर कर्स। यूपीएससी ने पूछा था, साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप? तो यह निबंध लिख लीजिएगा, एआई इंसान के लिए वरदान बनेगा, अभिशाप, ब्लेसिंग होगा या कर्स। यह फ्यूचर का निबंध है। तो भारत ने इस सवाल का जवाब दे दिया है, आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एआई से डरिए मत, एआई को छोड़िए मत, बस उसको एक दिशा दे दीजिए। और यही है हमारा एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, भारत सरकार ने जारी कर दिया, जो मेरी तरफ से यूपीएससी 2026 में आउट है, भारत का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। क्या है? भारत का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025, इसको आप लिख लीजिएगा, ये इस बार आउट है। यानी कि एआई कैसे, यानी आप समझ सकते हैं एआई को रेगुलेट करने का भारत का एक फ्रेमवर्क। मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियस है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में यहां क्या बात कही गई, यही बात कही जा रही कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेरे प्यारे बच्चों अब सिर्फ एक तकनीक नहीं है। क्या है? अब एक तकनीक नहीं है, तो वो क्या हो चुकी है? जो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, नई औद्योगिक क्रांति, उसका इंजन है ये, उसका इंजन है मेरे प्यारे बच्चों। और किन किन सेक्टर्स में? हर एक सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, सब कुछ लिखा हुआ है, या हर क्षेत्र को बदल रही। तो इसका मतलब हर क्षेत्र में ये बड़ा बदलाव ला रही है। एजुकेशन में आपने स्वयं महसूस कर लिया, तो जब इतना बड़ा बदलाव यानी क्रांति का माध्यम है ये, तो जैसे कोई भी अगर क्रांति का एक बहुत बड़ा आधार बनता है, तो वो क्रांति को पलट भी सकता है। जैसे नेपोलियन नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति को पलट के फिर से तानाशाही स्थापित कर दी। तो कहीं एआई भी नेपोलियन की तरह अगर शक्तिशाली हो जाए, तो वह नेपोलियन की तरह ही जोखिम पूर्ण भी हो सकता है। तो एआई जितना शक्तिशाली है, उतना ही रिस्क प्रोन भी है, यानी जोखिम पूर्ण भी है, क्योंकि इसके निर्णय इंसान की मानसिक बुद्धि से नहीं, डेटा से चलते हैं। और डेटा क्या निष्पक्ष होता नहीं होता है बच्चे। आप अभी कुछ भी सर्च करते होंगे तो आप देखेंगे उसमें मेल डोमिनेशन वाले शब्द ज्यादा आते हैं, महिलाओं के डोमिनेशन वाले शब्द ज्यादा, या महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द ज्यादा नहीं आते। जैसे वो हमेशा कहता है कि हाँ मैं करता हूं, कभी नहीं कहता कि मैं करती हूं। जैसे आप एआई से बात कीजिए, कहते हो कि क्या तुमको ये चीज पता है, तो कहता हाँ मुझको पता है, और उसके बाद कुछ भी पूछने लगो तो वो मेल टर्मिनोलॉजी ही यूज करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इसके निर्णय डेटा पर, जो डेटा फीड करा दोगे उसी के आधार पर ये उगलेगा। और डेटा हमेशा निष्पक्ष नहीं होता है, यहीं से शुरू होता है। यानी जब डेटा निष्पक्ष नहीं होता है, देख सकते हैं ना, या एल्गोरिदम बायस को बढ़ा सकता है। तो जब डेटा निष्पक्ष नहीं है, तो उस निष्पक्षता को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उस निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जो डेटा में नहीं है, पॉलिसी और एथिक्स दोनों की भूमिका आती है, नीति और नैतिकता। और इसी नीति और नैतिकता का नाम है एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 हिंदुस्तान का। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने आएगा कि सर ये क्यों जरूरी था। तो हालांकि कई चीजें मैंने बता दिया। ये इसलिए जरूरी था ये फ्रेमवर्क लाना, पहला कि डेटा का अत्यधिक प्रयोग ये करता है, ओवर यूज ऑफ डेटा, यानी एआई हर सेकंड डेटा एकत्र करता है। बट क्या हमको और आपको पता है कि वो जो हमारा आपका डेटा ले रहा है वो जा कहां रहा है? कुछ नहीं पता। वो तो ब्लैक होल में समा जा रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो एक तो ये संकट है कि डेटा कहां जा रहा है, अब उसका पता चलेगा इस फ्रेमवर्क के तहत। दूसरा, डीप फेक और मिस इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो से लोकतंत्र को खतरा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है बहुत विस्तार से। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, रोजगार का संकट, यानी एआई बेस्ड ऑटोमेशन से लाखों लोगों की नौकरियां संकट में आएंगी। तो ऑब्वियस इसको तो थोड़ा रेगुलेट करना ही पड़ेगा।
और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, एथिकल अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं नैतिक जवाबदेही, कि अगर कोई एआई सिस्टम गलती करे तो भैया जिम्मेदारी किसकी होगी? मशीन की, प्रोग्राम डिजाइन करने वाले की, या कंपनी की? इन सब चीजों का उत्तर खोजने के लिए भारत ने यह नीति जारी की। तो क्या सब बच्चे सीख गए कि भारत की यह नीति क्यों आई? सारे बच्चे एक बार मुझे बताएं, मैं कमेंट देख रहा हूं सबका, यहां आ रहा, फटाफट फटाफट चले भाई बताइए। यानी अगर कोई पूछेगा कि क्यों लाई गई तो आप लिख लेंगे। अब आता है नीति का नेचर कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, क्यों, तो आपको समझ में आ गया। तो भारत ने कहा कि हमें रिजिड कानून नहीं चाहिए, यानी कठोर कानून। पश्चिम के पास कठोर कानून है, भारत ने लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की नीति अपनाई। तो इसीलिए आप देखोगे कोई नया एआई कानून नहीं बना, यानी यह जो नीति है एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025, यह कोई कानून नहीं है। जैसा कि एआई को कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए पश्चिमी देशों ने कानून बनाए, भारत ने कानून नहीं बनाया। भारत की फिलॉसफी है एआई को लेकर के कि हम कानून नहीं लाएंगे, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए कोई हमने एआई एक्ट नहीं बनाया, बल्कि जो हमारे मौजूदा कानून हैं उन्हीं को अपडेट करके नीति तैयार की। आप कहेंगे कौन कौन से कानून है? तो आपके पास पहला कानून है आईटी एक्ट 2000, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून, अभी समझाता हूं। दूसरा 2023 में हम लेकर के आए थे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून, जिसका कई बार हम लोग, और तीसरा है भारतीय न्याय संहिता, यानी जो न्यू पीनल कोड है हमारा, वो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम एआई को इन कानूनों के माध्यम से ही आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए अलग से कोई कानून नहीं लेके आएंगे, याद रखिएगा। यानी भारत का जो अप्रोच है वो है एडॉप्टिव गवर्नेंस मॉडल। एडॉप्टिव गवर्नेंस मॉडल का मतलब है कि हम तकनीक के हिसाब से कानून का निर्माण करेंगे, यानी धीरे धीरे, जैसे जैसे, क्योंकि तकनीक रोज बदल रही ना। अब आज अगर हम कानून बना दें, फ्रेमवर्क ना बनाए, तो कल को तकनीक में कोई बदलाव आ जाए, चैट जीपीटी कोई और वर्जन लॉन्च कर दे, जेमिनाई कुछ और कर दे, तब उसके लिए फिर अलग कानून बनाए। तो थोड़ा सा हमारा फ्लेक्सिबल है। लॉ मस्ट लर्न टू इवॉल्व विद टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया एडॉप्टिव गवर्नेंस मॉडल, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर बताया गया। और सरकार ने 7 मूल सिद्धांत इस फ्रेमवर्क के तहत तय किए गए हैं, जो एआई को मैनेज करेगा। पहला, ट्रस्ट यानी विश्वास, नागरिकों को भरोसा हो कि एआई उनके हित में है। दूसरा, पीपुल फर्स्ट, यानी हर निर्णय मानव कल्याण पर केंद्रित हो। तीसरा, फेयरनेस, जो एल्गोरिदम है किसी समूह या वर्ग के खिलाफ भेदभाव ना करे, जैसा मैंने बताया कि महिला और पुरुष वाला भेदभाव। चौथा, अकाउंटेबिलिटी, यानी गलत निर्णय अगर एआई दे रहा है तो उसकी जवाबदेही तय हो। और पांचवा, ट्रांसपेरेंसी, यानी एआई के निर्णय को एक्सप्लेन किया जा सके कि अगर वो कोई बात कह रहा तो क्यों कह रहा है। और सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थायित्व, एआई अपने पर्यावरण के दायित्वों को भी निभाए। और इंक्लूजन, यानी समावेशन, ग्रामीण, गरीब और महिलाओं को भी इसका लाभ पहुंचे, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो यह प्रिंसिपल 7 हैं जिन पर यह एआई फ्रेमवर्क काम करता है भारत का। 7 को आप याद कर लीजिएगा। अब आता है कि ठीक है, प्रिंसिपल तो हो गए, लेकिन क्या संस्थाएं भी बनाई गई हैं जो इन प्रिंसिपल्स को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे? जी हां, एक AIGG नाम का ग्रुप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस ग्रुप कहते हैं। यह सभी मंत्रालय, यह एक ऐसा समूह है जो सभी मंत्रालयों के बीच एआई को लेकर के समन्वय का काम करेगा, यानी नीति का समन्वय, क्योंकि सभी मंत्रालयों में एआई का यूज होगा। तो ऑब्वियस है सभी मंत्रालयों के बीच नीति समन्वय का काम यही ग्रुप करेगा, जिससे कि सभी मंत्रालय एआई के साथ बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकें और अच्छा काम कर सकें। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी संस्था होगी उस संस्था का नाम होगा एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट।
यह इंस्टीट्यूट क्या करेगा, यह जांच करेगा कि कोई भी एआई सिस्टम, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, नैतिक और सुरक्षित है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तीसरी संस्था अपनी फेवरेट सर्ट इन है ही है, जो हमारे यहां काम कर रही है। सर्ट इन मेरे प्यारे बच्चों यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को ही हम सर्ट इन कहते हैं। अब यह सिर्फ साइबर सुरक्षा ही नहीं देखेगी, बल्कि यह डीप फेक डिटेक्शन जैसे काम भी करेगी, यानी डीप फेक पर भी अब इसको जिम्मेदारी दे दी गई है इसी फ्रेमवर्क के तहत मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि अगर हम भारत के इस अप्रोच को, यानी भारत के प्रिंसिपल को, और जिन संस्थाओं को भारत ने बनाया इन प्रिंसिपल को लागू करने के लिए, इसकी वैश्विक स्तर पर कंपेयर करें तो हम कहां खड़े होते हैं। तो जैसे मतलब एआई को लेकर के, तो जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो इसने एक ऐसा एआई कानून बनाया जो सभी एआई कंपनियों पर मेरे प्यारे बच्चों बाध्यकारी है, यानी इसको हम सख्त कहेंगे, नियम आधारित कहेंगे, इस प्रकार से। लेकिन जो इंडिया का है, लेकिन उसके पहले यूएस का भी। यूएस का क्या है, यूएस का मार्केट ड्रिवन है, यानी बाजार आधारित है। वो भी यूरोप की तरह उतना सख्त नहीं है, यानी कंपनियों को खुद नियमन करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कंपनियां अपना नियमन करें। भारत में क्या है, एडॉप्टिव एंड बैलेंसिंग है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। कैसा है, एडॉप्टिव है एंड बैलेंसिंग है। इसका मतलब हो गया कि कानूनों को बदलती तकनीक के अनुसार हम ढालते रहेंगे। हमने यह मॉडल अपनाया हुआ है, एडॉप्टिव एंड बैलेंसिंग। इसलिए भारत का दृष्टिकोण, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा, टेक्नो लीगल आर्किटेक्चर, जहां तकनीक और कानून साथ साथ चले। हमने ऐसा एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2025 का मॉडल अपनाया है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? क्लियर बेटा? तो बस यही आपको यहां पर पढ़ना है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। एआई गवर्नेंस गाइडलाइन फ्रेमवर्क, जिनका उद्देश्य है क्या है, और पूरा ऑब्वियस है, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस को जवाबदेह बनाना, ठीक है ना, वैज्ञानिक नैतिकता। तो अब इन विषयों पर प्रश्न आएगा, एआई के ऊपर आएगा, ठीक है ना। और आपको एक प्रश्न बना दिया गया, ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, ये 2026 में आउट है। इसलिए पीवाईक्यूज को मैंने केवल बस बता दिया कि जो भी नई चीज होती आती है उसमें मैं घुसा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न मेरी तरफ से आउट है, तो वहां मैं क्यों लेके जाऊं पीवाईक्यूज में, चूंकि डायरेक्ट इस आज, क्योंकि ये जो, जब भी बेटा मैं पीवाईक्यूज पर तेजी से आगे बढ़ूं, कुछ भी एनालिसिस ना करूं, तो आपको यह समझना केवल दिखाया गया है कि जो भी नई चीजें घटित होती है उस पर प्रश्न आते हैं। लेकिन क्योंकि यह फ्रेमवर्क बिल्कुल नया है, तो डायरेक्ट किसी भी पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट नहीं होगा। मतलब ये टॉपिक बिल्कुल नया है, ठीक है, क्योंकि ये अभी बना है, तो इसलिए इस पर डायरेक्ट प्रश्न आएगा। बस ये सब प्रश्न इसलिए लगाए गए कि एआई पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का एआई शासन ढांचा नवाचार और विनियमन के बीच एक संतुलित एवं अनुकूलशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके महत्व और जिन चुनौतियों को यह संबोधित करता है उनका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसका एक बेहतर आंसर आप तैयार कर लीजिए। अब आता है नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है, चूंकि नामांकन रद्द हो जाता है। आप जरा एक बार इस घटनाक्रम को पढ़िए, पढ़िए बच्चों। ठीक है, ये मुझे लगता है कि पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी का, ठीक है। तो बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए ये इसी के अंदर जाएगा, जीएस पेपर 2 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ठीक है ना। और ऑब्वियस है, इसको मैंने लोक प्रशासन में नीति शास्त्र के साथ भी जोड़ा, चूंकि राजनीति एवं नैतिकता पर प्रश्न आते हैं। तो क्या इस पर किसी का नामांकन रद्द हो जाना यह राजनीतिक नैतिकता को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, यह विषय भी आपके सामने रखा गया है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर प्रश्न आपसे पूछता है, आप देख सकते हैं, और यह भी उसी के साथ जुड़ा हुआ विषय इसलिए यहां पर दिया गया, जिस पर एक मॉडल क्वेश्चन भी बनाया गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि कल्पना कीजिए कि आप हो, आप में से जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे
कंचन, आकांक्षा, चलो आप ही लोगों को मैं रख देता हूं, बंटी। कल्पना कीजिए आप हो, यानी एक युवती जिसने महीनों की मेहनत के बाद पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वह सारे डॉक्यूमेंट जमा करती है, डॉक्यूमेंट में वो हलफनामा हो गया, पहचान पत्र हो गया, बैंक का ड्राफ्ट हो गया, सब कुछ जमा करती है। लेकिन जब परिणाम आता है तो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बैंक चालान पर एक हस्ताक्षर की जगह गलत तारीख लिखी गई थी, यानी वहां सिग्नेचर होना था, वहां गलती से उसने डेट लिख दिया। अब आप देखिए, क्या ये इसको हम न्याय कहेंगे? चलिए बोलिए, कमेंट कीजिए भाई, क्या यह न्याय है? क्या लोकतंत्र का अर्थ है कि हम कागजों की गलती पर जनता की आवाज को खामोश कर दें? यही प्रश्न आज के आर्टिकल में उठाया गया है। नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है? ठीक है ना? तो लोकतंत्र की आत्मा क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, यानी भारत का संविधान क्या कहता है? जो विषय यहां डिस्कस है ये रहेगा, नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों। भारत का संविधान हमें आर्टिकल 324 देता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का अधिकार। लेकिन जब नामांकन पत्र की टेक्निकल डिफेक्ट यानी तकनीकी त्रुटियां लोकतंत्र की भागीदारी को रोकने लगे, तब यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं रह जाती बल्कि फॉर्मल बन जाती है, यानी औपचारिक बन जाती है। और यही एक समस्या है। अब इस संदर्भ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट भी चर्चा में आता है। आरपीआई 1951, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, इसका जो सेक्शन 33 उसको आपको याद रखना है। यह बताता है कि उम्मीदवार को नामांकन कैसे दाखिल करना है। सेक्शन 36 आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर को यह अधिकार देता है कि वह इस 33 के तहत दिए गए नामांकन की जांच करे और अगर त्रुटि पाए तो उसका नामांकन अस्वीकार कर दे। तो आप देख सकते हैं 33 में भरिए और 36 में आरओ को यह अधिकार दिया गया है कि वो इसको इनकार कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। परंतु असली प्रश्न यहां क्या उठता है? ऐसे तो आप देखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो आरपीआई एक्ट के तहत है, आरओ इसको रद्द कर सकता है अगर हस्ताक्षर की जगह डेट लिख जाए या डेट की जगह हस्ताक्षर हो जाए। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर प्रश्न क्या उठता है कि कौन सी त्रुटि महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल तकनीकी है। यानी अगर उसने कोई गलत सूचना दी हो तब तो आप उसको रद्द करिए, लेकिन अगर बाय मिस्टेक डेट की जगह हस्ताक्षर हो जाए तो मुझे बताओ, क्या इस तकनीकी चुनौती के आधार पर किसी का नामांकन रद्द कर देना सही है? इसी समस्या का जिक्र किया। अगर और समस्या केवल यही नहीं है कि आपने डेट की जगह सिग्नेचर कर दिया है, ये नामांकन की प्रोसेस में प्रोसीजर बहुत ज्यादा, यानी अत्यधिक जो प्रक्रिया होती है उसका एक जाल यहां पर मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलम में कुछ लिखना था लेकिन बाय मिस्टेक उस कॉलम में लिखा लेकिन कुछ नीचे भी लिख गया, आप हस्ताक्षर नहीं कर पाए, वही जो मैंने बताया, या डेट पर हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर पर डेट कर दिया, इन कारणों से उम्मीदवार बाहर हो जा रहे हैं। तो ये यहां आर्टिकल में कहा गया, ये रिटर्निंग ऑफिसर का कई बार जो है एक व्यक्तिगत व्याख्या भी होती हो सकता है कि आरओ अपने हिसाब से कह रहे भाई तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसको ठीक करो। जैसा आपने भी ऑफिस में या मतलब कोई भी काम अगर आप कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा, कई मामलों में विपक्षी उम्मीदवारों के तकनीकी कारणों से नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं, ऐसा आप अक्सर सुनते हैं। ठीक है, तो यह विषय हो गया। आई होप आप समझ गए कि नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों, यानी टेक्निकल में आप जरूर करिए, ये इसमें कहा जा रहा है। अब आता है कि हमारे और आपके कहने से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें कुछ कहा है?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2014 में एक केस आया था जो आपको पत्रिका में मिलेगा अभी, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नामांकन आप उसी कंडीशन में रद्द कर सकते हैं जब उसमें सब्सटेंशियल डिफेक्ट हो, यानी महत्वपूर्ण दोष हो, केवल तकनीकी त्रुटि ना हो। ये उसने भी बात कही है, आप देख सकते हैं। परंतु जमीनी स्तर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अक्सर इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के इस जस्टिस की भावना के साथ काम नहीं करते हैं, आप देखिएगा। अब हम अन्य देशों से क्या सीख सकते हैं, तो जैसे यूके का एग्जांपल है कि उम्मीदवार अगर वहां कोई तकनीकी त्रुटि कर दे तो उसे उस त्रुटि को ठीक करने का अवसर दिया जाता है। भारत को भी करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव के साथ ऐसा करना चाहिए। अमेरिका तकनीकी भूलों को तुरंत ठीक करने का मौका देता है, भारत यहां पर गलती सुधारने का मौका बहुत सीमित है। और जब ऐसा है तो इसी के कारण से जो लोकतांत्रिक भागीदारी है, डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है, वो कमजोर हो जाता है। तो यहीं पर अब सुधारों की बात की गई है, क्या किया जाए, तो सब्सटेंशियल डिफेक्ट की परिभाषा स्पष्ट की जाए पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, जिससे कि इस प्रकार के नामांकन जब रद्द हो तो स्पष्ट रूप से उसमें स्पष्टता रहे। उम्मीदवार को एक रेक्टिफिकेशन विंडो दिया जाए, यानी उम्मीदवार को एक बार गलती सुधारने का मौका मिले। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को समझें, ना कि स्पिरिट ऑफ टेक्नोलॉजी को समझें। इलेक्शन कमीशन इसमें सहयोगी दृष्टिकोण अपनाए और इसके अलावा डिजिटल नॉमिनेशन वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया जाए जिससे मानवीय मिस्टेक्स और पक्षपात में कमी आए। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो ये टॉपिक आपके सामने है और जीएस पेपर 4 में इस प्रकार से जुड़ेगा क्योंकि यह मामला निष्पक्षता और न्याय का है। एक रिटर्निंग ऑफिसर का आचरण केवल नियम पालन नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का संरक्षण है। तो लोकतंत्र का आधार भागीदारी है, ना कि बहिष्करण। ऐसे में यदि तकनीकी जो फ्लॉज होते हैं, त्रुटियां होती हैं, अगर जनता की आवाज को ये रोकने लगेंगे तो यह रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि बर्डन ऑफ लॉ यानी कानून का बोझ बन जाता है। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। समझ में आ गया बच्चों? सच्ची सच्ची बताइएगा। और अकॉर्डिंग टू मी यह एक नया विषय है जिस पर मैंने शायद पिछले 5-6 सालों से आर्टिकल करा रहा हूं। पहली बार आर्टिकल आया है, या पीछे आ रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं किया होगा, बट मुझे इस बार लगा कि आपको पढ़ा देना चाहिए क्योंकि 2026 में हो सकता है ये टपक जाए, तो इसको अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपीए 1951 यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सके। बहुत अच्छी बात है, परंतु भारत की नामांकन प्रक्रिया अत्यधिक प्रोसीजरल बन चुकी है जिसके कारण उम्मीदवारों के नामांकन केवल तकनीकी कारणों से खारिज किए जाते हैं। इस संदर्भ में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए और क्या सुधार होंगे मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। गूगल और अमेजॉन का अगला टॉपिक आपके सामने, जरा एक बार आप इसको पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ लीजिए एक बार। यानी अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं एआई के बारे में पिछले काफी दिनों से, तो ऐसी एक कंपनी है गूगल जो दुनिया भर में करोड़ों सर्वर चलाती है, हर सेकंड लाखों सर्च क्वेरी प्रोसेस करती है और अब एआई के युग में ऊर्जा की भूखी बन चुकी है। उसके डेटा सेंटर बड़ी ऊर्जा खाते हैं। डेटा सेंटर ऊर्जा कैसे खाते हैं ये भी आपको सिखा चुका हूं, यानी गूगल। तो अब गूगल को यह महसूस हुआ कि उसके डेटा सेंटर्स और एआई सर्वर जितनी बिजली खा रहे हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रहा है। तो सवाल उनके सामने उठा कि क्या इस कार्बन को मिटाया जा सकता है, और वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है और उस कहानी का टाइटल है कि गूगल ने ब्राजील की एक स्टार्टअप
मोमबैक के साथ अपने सबसे बड़े कार्बन रिमूवल डील, कार्बन हटाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन का रिफॉरेस्टेशन को फाइनेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस गूगल की तरफ से दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य है गूगल के ऊर्जा भूखे एआई डेटा सेंटर्स से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट यानी संतुलित करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी गूगल ने ब्राजील की एक स्टार्टअप मोमबैक के साथ कार्बन रिमूवल डील किया, जो आपके सामने लिखा हुआ है, और इस डील का मकसद भी आपको पता लग गया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी अमेजन वर्षा वन को फिर से हरा भरा किया जाएगा और उस प्रक्रिया में पेड़ लगाए जाएंगे और वो पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे। गूगल का कहना इस प्रोजेक्ट से बड़ी मात्रा में जो कार्बन उत्सर्जन उसको यहां पर सक किया जाएगा, यानी वातावरण में जितना कार्बन छोड़ा उतना पेड़ों के जरिए वापस खींच लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी वगैरह का यहां पर, तो बस आप इसको एज ए एग्जाम्पल यूज कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पर्यावरण संरक्षण में मतलब कोई भी प्रश्न है ये सब में एग्जाम्पल के रूप में जाएगा, बस आपको ये मुझे बताना है एआई के नुकसान, उस नुकसान को कैसे रोका जाए। तो कार्बन को पकड़ने की कई तकनीकें हैं जिन्हें हम कार्बन कैप्चर टेक्निक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जिसपे हम लोग बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं। और ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और एग्जाम्पल के रूप में इसको आपको यूज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन अभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, चूंकि अगर आपने खेला नहीं, और महिला वर्ल्ड कप से सबक लीजिए कि जब से जैसा सेक्रेटरी बने उसके बाद से उन्होंने वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया है उसका रिजल्ट रहा है कि महिलाओं को खूब सारा मैच खेलने का मौका मिला। जब मैं खूब सारा मैच खेलने का मौका मिला, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके बाद देखिए भारत कैसे चैंपियन पे चैंपियन होता जा रहा है। जैसा आईपीएल के बाद भारत लगातार चैंपियन बनता रहा पुरुष टीम में, वैसे ही महिलाओं में। तो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप तुरंत ज्वाइन कीजिए। 16 को पहला टेस्ट इकोनॉमिक्स का दीजिए और 100% परफॉर्म कीजिए कि सर हमने जितने क्वेश्चन आपने दिए थे सब सही करिए, या जो छोड़ा गलत एक भी नहीं किया, ऐसी स्ट्रेटजी रट डालिए, क्योंकि हमने चैप्टर दे ही दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो प्रीलिम्स की मेंटरशिप चाहते हैं 6 महीने की, वो जुड़ सकते हैं। अगर वो प्रीलिम्स की मेंटरशिप लेंगे तो उनको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलती है, और ये हमारे सारे कोर्सेज हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।